प्यारे बच्चों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास से बहुत घबराते हैं बच्चे कि समास समझ में नहीं आते हैं, पढ़ना कठिन लगता है, रटने पर भी समझ में नहीं आता है। आइए आज इसको सरल करने का प्रयास करते हैं और आप भी पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से हमारे साथ रहिए, सीखिए और अपने अपने परीक्षा में श्रेष्ठ अंक अर्जित कीजिए। तो समास के जो सामान्य हिंदी में भेद हैं वह 6 भेद हैं, जिनमें से सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो सबसे जो पहला समास है वह अव्ययी भाव समास है। क्या नाम है? अव्ययी भाव। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ जो है सम प्लस आस। सम का तात्पर्य है संक्षिप्त और आस का तात्पर्य है कथन। तो जिसे संक्षेप में कहा जाए तो समास का तात्पर्य क्या हुआ? संक्षेपीकरण। ये समास है, माने संक्षेप कर दिया जाए। दूसरी बात यहाँ समझ लीजिए कि हिंदी में समास में 2 शब्दों का आपस में मेल होता है। संस्कृत में जो समास है उसमें 2 से अधिक शब्दों का मेल हो सकता है, लेकिन हिंदी में 2 शब्दों का मेल होता है। सम का तात्पर्य है संक्षिप्त और आस का मतलब है कथन या कहे गए शब्द। यानी 2 शब्दों को जब मिला दिया जाए एक में, जैसे रसोई घर, रसोई घर कहते हैं किचन इंग्लिश में। तो रसोई घर में 2 शब्द आप देख रहे हैं मिले हुए हैं और इसमें विकार नहीं होता है। संधि में क्या होता है? 2 शब्द मिलते हैं और विकार या परिवर्तन होता है। यहाँ सीधे सीधे रसोई घर। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होकर के परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में 2 शब्दों को आपस में पास पास रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। आप देख रहे हैं कि रसोई के लिए घर एक शब्द है, दूसरा है, तीसरा है और 4 है, माने 4 को 2 में समाहित कर दिया गया। इसी संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का मतलब है संक्षेप करना। ठीक है, और इस तरह से यह यौगिक शब्द होता है। संधि में जब तोड़ते हैं 2 भागों में तो संधि विच्छेद होता है। संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। लेकिन समास में क्या होता है? समास को जब तोड़ते हैं, दोनों पदों को अलग अलग करते हैं तो विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। संधि में क्या होता है? विच्छेद। दोनों बातें समझ लीजिए। संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का।
समास में किसका मेल होता है? शब्दों का। तो दोनों के भेद समझ में आ रहे हैं। यहाँ विच्छेद होता है, यहाँ विग्रह होता है। ठीक है, यहाँ विकार उत्पन्न होता है, यहाँ विकार या परिवर्तन होता है, यहाँ विकार या परिवर्तन नहीं होता है। अब देख लीजिए, इसमें जो समास में होते हैं वह दो शब्द जब आपस में बैठाए जाते हैं एक साथ, तो उनमें से पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद। पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद। और फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द होता है वह उत्तर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर पद। और दोनों के मेल से जो सामासिक शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद या सामासिक शब्द। ठीक है, समस्त पद का मतलब जिसमें पूर्व माने पहले का, पूर्व का तात्पर्य है पहले का पद, और उत्तर का मतलब है बाद का। जैसे अभी उदाहरण दिया था रसोई घर, उसी में समझ लीजिए। तो रसोई घर में रसोई क्या है? पूर्व पद। बिल्कुल ठीक, आप तो बहुत समझदार। और घर क्या है? उत्तर पद है। और इन दोनों को मिला करके जब एक साथ लिख दिया गया, अलग अलग न किया जाए, तो ये रसोई घर क्या है? समस्त पद। समस्त पद या सामासिक शब्द। इतनी बात समझ में आई? दो शब्दों का संक्षेप में करना समास कहलाता है। शब्द जो पहला होता है उसे पूर्व पद, और जो बाद का होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष। आज की कक्षा में दो समासों का विवेचन किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। पहला है अव्ययी भाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास। दोनों को एक साथ क्यों लिख रहे हैं? तत्पुरुष समास एक साथ इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों में भेद समझ में आ जाए, क्योंकि दो समझा रहे हैं तो दोनों में भेद है, क्या अंतर है। तो अव्ययी भाव समास जो पहला समास है उसका पूर्व पद, पूर्व पद समझ रहे हैं? पूर्व पद माने पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। अव्यय होता है। अव्यय क्या है अभी बता रहे हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। यह समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है, चाहे वह यूपीएसआई हो, चाहे वह दिल्ली पुलिस हो, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, पीसीएस हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, अथवा 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यह दो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और पाठ्यक्रम में 9th के समाहित किया गया है। इससे बच नहीं सकते। हिंदी जहाँ आएगी समास वहाँ रहेंगे। तो उत्तर पद और इसमें पूर्व पद प्रधान और अव्यय, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर माने बाद का पद प्रधान होता है। दोनों में भेद ये है। अब आइए पहले ठीक से समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। ये अव्यय क्या है? अव्यय का मतलब है जिसका व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। आपने
व्यय माने सुन रखा है खर्च। अव्यय माने जो खर्च ना हो, जो घटे ना, जस का तस बना रहे, ज्यों का त्यों बना रहे। जैसे आजीवन में आ, जैसे यथा, जैसे भर, किंतु, परंतु, ये सब जो है अव्यय हैं। अब इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और जैसे मान लीजिए लड़का एक शब्द है, ठीक है, अब लड़का में परिवर्तन हो सकता है। क्या? लड़के, क्या हो गया? लड़के। तो लड़का अव्यय नहीं रहा। और क्या हो सकता है? लड़की, एक ही मात्रा लग गई तो वचन परिवर्तन हो गया। लड़का से क्या हो गया? बहुत से लड़के, बहुवचन हो गया। ये एक वचन है, ये बहुवचन। इसी तरह से लड़के का क्या हो गया? लड़की। तो ये क्या है? लिंग परिवर्तन हो गया। तो जहाँ वचन, लिंग, कारक, विभक्ति आदि में परिवर्तन की संभावना होती है, वे अव्यय नहीं होते हैं। और जहाँ पर इसकी संभावना शून्य हो जाए, न लिंग में परिवर्तन हो सके, न वचन में परिवर्तन हो सके, न कारक में, न विभक्ति में, तो वहाँ वे जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे इस समास के उदाहरण हैं, भर पेट, यथाशक्ति, यथाक्रम, आजीवन, आमरण, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है बच्चों। यह जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब इनका विग्रह क्या लिखेंगे? जैसे भर पेट है, इसका विग्रह क्या करेंगे? समास का क्या होता है? विग्रह। तो भर पेट, भर पेट का विग्रह क्या होगा? देखिए इसको, भर पेट यानी पेट भर के, पेट भर के। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसी तरह से यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, इस तरह से इनका विग्रह होगा। आजीवन, पूरे जीवन या जीवन भर, जीवन भर। आमरण, मरने तक। इस तरह से इनके विग्रह होते हैं। दिनों दिन, दिनों दिन का मतलब दिन, अनुदिन, दिन से दिनों दिन, दिन अनुदिन, रातों रात, हाथों हाथ। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास के विग्रह होते हैं। समझ में आया? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण लिख लीजिए जिनका विग्रह आपको करना है। इनको मिटा रहे हैं। कुछ और उदाहरण नोट कर लीजिए और उनका विग्रह अपनी पाठ्य पुस्तक से, अपनी सहायक सामग्री से गृह कार्य में लिखना है। जैसे प्रतिदिन,
आजन्म, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल, अनुरूप, ठीक है। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, इन्हें उतार लीजिए तो फिर मिटा दें। दूसरा समझाते हैं फिर, तत्पुरुष समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो है, इसमें अभी बताया था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद का पद, प्रधान का मतलब मुख्य होता है। गांव का प्रधान नहीं, प्रधान का तात्पर्य है यहाँ मुख्य, समझ लीजिए, प्रमुख रूप से। और उत्तर का मतलब है बाद का। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? विद्यालय या विद्यालय? विद्यालय गलत है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय, विद्या पहला इसका पद है यानी पूर्व पद, और आलय उत्तर पद है, इसका दूसरा पद है। अब इसका मतलब क्या हुआ? विद्या के लिए घर, या आलय चाहे कह लो या घर कह लो, तो ये इसका क्या है? विग्रह है। ये समास का विग्रह है। ठीक है, अब इसके भेद देख लीजिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है। अब इसके भेद को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कारक, कारक चिन्ह। देख लीजिए इसको पहले। प्रथमा, ये विभक्ति है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये कारक और फिर कारक चिन्ह। प्रथमा में कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक को। तृतीया विभक्ति, कारण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी,
फिर संबोधन होता है, उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। इस तत्पुरुष समास से वह संबंधित नहीं है। तो चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान के लिए ये इसका कारक चिन्ह है। पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ध्रुवम पाए अपादानम इसका सूत्र है। और जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंति, अलग हो रहे हैं, ठीक है। वह घर से जाता है तो गृहात आगतः, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी में जो है संबंध कारक, और संबंध का, की, के, रा, तुम्हारा जैसे तुम्हारी, और रे ये तुम्हारे। सप्तमी आधारो अधिकरणम, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में या पर, इसके लिए कारक चिन्ह आते हैं। संबोधन में हे भो अरे, हे भो अरे, तो यहाँ संबोधन से कोई तात्पर्य नहीं है समास का। और कर्ता चूंकि प्रथमा विभक्ति है, कर्ता, यहाँ कर्ता का लोप नहीं होगा, यहाँ इन कारक चिन्हों का लोप होगा। यानी पहला कर्म का, दूसरा करण का, तीसरा संप्रदान का, चौथा अपादान का, पांचवा संबंध का और छठवां अधिकरण का। तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। इन 6 भेदों को ठीक से समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसके आधार पर कारक तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता का जो है वो विलोपन नहीं होता है। तो कर्म का जो कारक चिन्ह है को, यह जब विलुप्त हो जाए तो कौन सा समास तत्पुरुष होता है? कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष को द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीया तत्पुरुष। अब परिभाषा अगर पूछी जाए, परिभाषा यद्यपि नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन अगर इसकी परिभाषा कही जाए कि कर्म तत्पुरुष क्या है, तो जहाँ द्वितीया विभक्ति यानी को का लोप हो, वहाँ द्वितीया तत्पुरुष होता है, समास होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, पहला लिखा हुआ है गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। दूसरा देखिए परलोक गमन, तो परलोक को गमन, इसका विग्रह है ये सामने जो लिख रहे हैं ये क्या है? विग्रह। परलोक को गमन। इसी प्रकार गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। वाला या वाली। इसी तरह यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ये इसका विग्रह है। इसी तरह रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, ठीक है। मुख्य कौन है? रथ को चलाने वाला। मुख्य कौन है? यश को प्राप्त करने वाला। मुख्य क्या है? गगन को चूमने वाला, ठीक है। मुख्य उसमें क्या है? गमन, इसलिए इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। गिरह और मुख्य क्या है उसमें? काटने वाला।
तो जहाँ को का लोप हो जाए वहाँ द्वितीया तत्पुरुष होता है। आप इसको कैसे समझ पाएंगे? उसका विग्रह करके। ठीक है, भेद कैसे समझ पाएंगे? इसे याद करके। जैसे आप पहाड़े याद करते हैं, जैसे गिनती याद करते हैं, जैसे आपने ABCD याद किया है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, जैसे काखा गाहा अंगा याद किया है, ऐसे ही आपको यहाँ कर्ता कारक यानी विभक्ति और कारक याद करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। और इस तरह से इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप तत्पुरुष समास के भेद नहीं समझ पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है? करण का जो चिन्ह है वो से या के द्वारा है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, माने जो माध्यम है, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से या के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? से और के द्वारा का मतलब के साथ, बस से स्कूल जाता हूँ, यहाँ साथ रहेगा। और जब यहाँ से ये आएगा तो अलग होने के अर्थ में हो जाएगा, यहाँ साथ निहित रहेगा करण में। जैसे मद आंध, मद अंध। अब यहाँ ये समास विग्रह है, तो मदांध का क्या हो जाएगा? मद से अंधा। यहाँ किसका लोप हुआ है? से का लोप हुआ है। और जहाँ से का लोप होगा वहाँ कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष, या इसे तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीया तत्पुरुष। परिभाषा तो समझ गए होंगे बच्चों, क्या होती है? जहाँ पर से का लोप हो, ऐसा तत्पुरुष जहाँ से का लोप हो उसे तृतीया तत्पुरुष या करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। ठीक है, अब आप यहाँ जो से है, इससे का तात्पर्य समझ लीजिए। अभी जब ये आएगा तो तब दोनों को एक साथ डिफाइन कर देंगे। भय से भयाकुल है, भय से आकुल, आकुल का मतलब व्याकुल, परेशान। मन चाहा, तो मन से चाहा। इसी तरह से पद दलित, तो पद से दलित। इसी तरह सूर रचित, तो सूर के द्वारा रचित। सूर रचित का क्या हो जाएगा? सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित। तो के द्वारा का भी हो गया। मुंह मांगा, तो मुंह द्वारा मांगा या मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। अब अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष। और चतुर्थी का जो कारक चिन्ह है वह क्या है? के लिए। ठीक है, के लिए का मतलब जैसे विद्या के लिए आलय, रसोई के लिए घर, प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, स्नान घर क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। आप विग्रह करना ठीक से समझ लीजिए। आप विग्रह करेंगे, शब्द आपके सामने होगा कंपटीशन के पेपर में, तो वहाँ पर शब्द केवल होगा, उस शब्द से आप विग्रह करके छांट पाएंगे कि कौन सा समास है। तत्पुरुष समास केवल है ऑप्शन में तो तत्पुरुष, और कभी कभी तत्पुरुष के भेदों में से पूछ लिया जाता है कि प्रथमा द्वितीया तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है अथवा षष्ठी तत्पुरुष है। तो वहाँ पर कैसे छांटेंगे? इसी प्रकार से आप छांट पाएंगे जब आपको कारक चिन्ह पता होंगे कि क्यों किस चिन्ह का
लोप है, किस विभक्ति का लोप है, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का अथवा पंचमी या षष्ठी का। तो यज्ञ के लिए शाला, यहां क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला, स्नान के लिए घर, के लिए जोड़ दीजिए सब में, देशभक्ति बनाइए स्वतः, हाँ बिल्कुल ठीक है, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए शाला, शाला का तात्पर्य यहाँ घर से है। पाठशाला, पाठशाला का मतलब है पाठ के लिए, पढ़ने के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राज के लिए खर्च, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। इनके विग्रह बनाना है, स्वतः आपको ये गृह कार्य दिया जा रहा है, ठीक है। ये गृह कार्य में है देशभक्ति, गौशाला, पाठशाला, हथकड़ी, राज खर्च, गुरु दक्षिणा, और इनके बीच में विग्रह करने के लिए आप क्या जोड़ देंगे, के लिए जोड़ देंगे, ठीक है। इसे ठीक से जो है आपको आत्मसात करना है, सीखना है। अब अगला है पंचमी तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष कहेंगे। और पंचमी जो है अपादान तत्पुरुष कहलाता है। अपादान का मतलब जैसे मैंने बताया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने, वह गांव से बाहर जाता है, वह घर से बाहर जाता, अलग होना, जहाँ ध्रुवम पाए अपादानम, इसका सूत्र है। तो अलग होने के अर्थ में का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। यहाँ इसका भी जो है से है, विभक्ति सूत्र कारक चिन्ह, और इसका भी से है, लेकिन यहाँ से का मतलब साथ में, ठीक है। वह मैं कलम से लिखता हूँ, माने कलम मेरे साथ है, से के द्वारा लिखता हूँ, कलम के द्वारा लिखता हूँ या कलम से लिखता हूँ। और जहाँ पंचमी तत्पुरुष होगा या अपादान तत्पुरुष होगा, वहाँ पर अलग होने का बोध होगा। जैसे पथ से भ्रष्ट, जो पथ है, जो सन्मार्ग है, जो सही राह है, उससे भ्रष्ट हो जाना, पतित हो जाना। तो पथ से भ्रष्ट, हट गए, अलग हो गए, जो सही मार्ग था। रोग से मुक्त, रोग जो था उससे क्या हो गए, अलग हो गए, हट गया रोग, मुक्त हो गए, गायब हो गया कोरोना। तो रोग मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ रोग मुक्त क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त। इसी तरह से पद से च्युत, पद से हटना, हटा दिया जाए, च्युत। इसी तरह से इनको आपको बनाना है स्वतः। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन, धन अलग हो गया, हीन हो गए। पाप मुक्त, पाप अलग हो गया, पाप से मुक्त। तो यहाँ बीच में से लगा देंगे, जहाँ से लगा करके हटने का, अलग होने का बोध होता हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। अलग होने के अर्थ में यहाँ हमने लिख दिया है। आप इसे अच्छे से समझेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएंगे। कठिनाई कुछ नहीं है, केवल इसे नहीं सीखा तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे संबंध तत्पुरुष, और इसको षष्ठी तत्पुरुष भी, षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है किसका लोप होगा, का, की का, के का। जैसे राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजा का, बिल्कुल ठीक, राजा का, हाँ, पुत्र। राजाज्ञा, तो राजा की, देखिए की आ गया, आज्ञा, इसे आज्ञा भी पढ़ते हैं आप लोग, तो शुद्ध इसका आज्ञा है। इसी तरह से देश रक्षा, देश रक्षा क्या हो जाएगा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय, आप देखना विद्यालय तो विद्या के लिए आलय, लेकिन शिव के लिए आलय नहीं, शिव का आलय,
शिवालय का मतलब शिव का आलय, जहाँ भगवान भोलेनाथ निवास करते हों। तो यहाँ का लोप है, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, यानी संबंध तत्पुरुष है। इसी तरह से पराधीन, तो पर के अधीन, पर माने दूसरे के अधीन। विद्या का सागर, तो इन्हें आपको स्वतः बनाना है। देश रक्षा, शिवालय, पराधीन, विद्या सागर। यद्यपि मैंने डिफाइन कर दिया है, बहुत आसान हो गया है। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में किसका लोप होगा? में का अथवा पर का लोप होगा, क्योंकि यह सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है और सप्तमी तत्पुरुष की विभक्ति में या पर है। ठीक है, तो शोक में मग्न, शोक मग्न, शोक में मग्न। कला में श्रेष्ठ, कला में निपुण। आप में या आप पर बीती, आप बीती है तो आप पर बीती, आप बीती, तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती, बिल्कुल ठीक। इसके बाद है पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। में या पर आधारो अधिकरणम इसका सूत्र है। आधारो अधिकरणम, में या पर उपस्थित, तो पुरुषों में जो उत्तम हो ऐसा कौन व्यक्ति? भगवान श्री राम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, होमवर्क में है, करना है। आनंद मग्न, आनंद मग्न, तो क्या बनेगा इसका विग्रह? आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। इसी तरह से अगला शब्द है, ये हो गया। अब एक समास और है इस तत्पुरुष का भेद, नंग तत्पुरुष, नंग तत्पुरुष। इसे मिटा दें, ठीक है। नंग तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही ये भेद है। नंग तत्पुरुष, ये ना है, ये इया है, इया, इया इसे कहते हैं, इया, और ये हलंत लग गया तो न तत्पुरुष। तो नंग तत्पुरुष में जो पहला पद होता है वह निषेधात्मक होता है। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद निषेधात्मक होता है। इसे नकारात्मक भी कह सकते हैं। नकार होता है, किसी भी चीज को नकारना, नकारात्मक। ठीक, जैसे इसमें जो शब्द, जो पहले वर्ण आते हैं, आ या अन, अन कहा, अनचाहा, या न, या गैर, या ना, नालायक, ना लायक, जो लायक नहीं है। इसी तरह से अधर्म, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? नहीं लायक, नकार हो गया, जो लायक नहीं है। अधर्म क्या हो गया? न धर्म, जहाँ धर्म न हो। ठीक, इसी तरह से अयोग्य, अयोग्य, इसका मतलब क्या हो गया? ना योग्य। ठीक है।